हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीताराम आईएएस यूट्यूब चैनल। यहाँ हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं इंटरपोल। इंटरपोल कैसे वर्क करता है, इसका एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, इसका मैंडेट क्या है, इसके इंटरपोल के जो क्राइम प्रोग्राम्स कैसे वर्क करते हैं, इसमें जो नोटिस जो है रेड नोटिस वगैरह जितने अलग 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 कलर की जो नोटिस हैं वो किस किस फील्ड में है, किस किस क्राइम के लिए, किस किस चीज़ के लिए वो अलग अलग कलर के नोटिस जारी किए जाते हैं, उनको यहाँ हम देखेंगे। और इसके साथ में कुछ नए इनिशिएटिव भी इसमें लिया गया है इंटरपोल में, उसको भी हम देखेंगे कि कैसे जो आपका मेटावर्स को यूज़ किया गया है इसमें, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट एवर पुलिस मेटावर्स स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी यहाँ पे कहाँ पे कंक्लूड हुआ, न्यू दिल्ली में, जो थी इसकी 90th जनरल असेंबली थी दिल्ली में। तो वहाँ पे हुआ इंटरपोल का मेटावर्स का जो फर्स्ट डिज़ाइन था वो यहाँ पे लॉन्च किया गया, चालू किया गया। दूसरी चीज़ है कि मेटावर्स क्या है, तो आपको पता होना चाहिए मेटावर्स आपका रियल टाइम 3D वर्चुअल स्पेस होता है, जिसमें क्या होता है कि जिसमें एक पर्सन और उसके जो कलीग्स होते हैं, उसके जो फ्रेंड होते हैं, उनके साथ में मिल सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, सोशलाइज कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को बाय भी कर सकते हैं, उसके साथ में किसी इवेंट में को अटेंड भी कर सकते हैं, जबकि दोनों अलग अलग फिजिकल स्पेस में प्रेजेंट होते हैं, किसी एक ही जगह पे नहीं होते, लेकिन वो वर्चुअली रियल टाइम 3G जो 3D वर्चुअल स्पेस है वहाँ पे मिल सकते हैं। इसे कहते हैं मेटावर्स। ठीक है। तो अभी इंटरपोल ने क्या किया है, इंटरपोल ने मेटावर्स को अलाउ किया है जो रजिस्टर्ड यूज़र जो है उनके लिए, ताकि वो एक वर्चुअल जो टूर है, जनरल सेक्रेटरीट हेडक्वार्टर जो है फ्रांस में लियोन में इंटरपोल का, उसका टूर ले सके। इसके साथ में जो ऑफिसर्स जो हैं इसके, वो इंटरेक्ट कर सके। ऑफिसर्स के यहाँ पे अवतार बने हुए हैं इसमें मेटावर्स में, एक्चुअली होता ही है, इसमें कुछ अवतार बने होते हैं, उनको आप नाम दे सकते हैं अलग अलग, और फिर उनके साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं। हालांकि वो भी एक पर्सन ही होते हैं जो दूसरी जगह से कनेक्ट होते हैं यहाँ पे, वो चीज़ें। इसके साथ में ट्रेनिंग कोर्सेज वगैरह हैं, वो भी इसमें फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पे ले सकते हैं, और अदर जो पुलिसिंग स्किल्स जो है उनको भी यहाँ पे सीखा जा सकता है। ये चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। इंटरपोल का क्राइम प्रोग्राम जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा और इसमें देख लें कि सिक्योर क्लाउड जो है इंटरपोल का, वो इसकी सर्विस को प्रोवाइड करेगा। इसमें न्यूट्रलिटी का भी ध्यान रखा जाएगा, और इसके साथ में 195 मेंबर जो कंट्रीज़ हैं वो सभी इसको एक्सेस कर सकती हैं, इसका फ़ायदा उठा सकती है, ताकि रिमोट वर्क हो सके, नेटवर्किंग हो सके, आपका जो क्राइम सीन जो है उनसे रिलेटेड आपके एविडेंस है उनको प्रिजर्व करना, कलेक्ट करना जैसे काम जो है, वहाँ से सभी मेंबर कंट्री यहाँ पे हेल्प ले सकें और ट्रेनिंग की डिलीवरी भी कर सके, डिलीवर कर सके। ये चीज़ है। अभी इंटरपोल को हम देखेंगे इंटरपोल क्या है, उससे पहले ये देख लेते हैं इंटरपोल का अभी जो क्राइम प्रोग्राम चल रहा है वो क्या है। तो पहला है काउंटर टेररिज्म के लिए, दूसरा है ऑर्गेनाइज्ड एंड इमर्जिंग क्राइम के लिए, तीसरा है आपका साइबर क्राइम के लिए। तो आपको मैं बता दूं, मेंस में आपका जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो सिलेबस है आपका, इंटरनल सिक्योरिटी का, वहाँ पे आपका टेररिज्म पे भी टॉपिक है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम उसके ऊपर भी टॉपिक है, और आपका साइबर क्राइम जो साइबर थ्रेट है उसके ऊपर भी टॉपिक है। तो वहाँ पे आप इसको इंटरपोल का जो क्राइम प्रोग्राम है इसको वहाँ पे यदि मेंशन कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप एक इसको मेंशन करने से आप एक डायमेंशन दे सकते हैं वहाँ पे अपने आंसर में, और वहाँ पे जो आंसर चेक करने वाला है वो आपकी इस अप्रोच से काफ़ी प्रभावित हो सकता है, और आपको आधा नंबर तो एक्स्ट्रा इस चीज़ का दे ही देगा कि इसने इंटरपोल को भी इसमें इंक्लूड किया है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ग्लोबल लेवल पे इनिशिएटिव यदि ऐसा लिया जाता है तो वो देखिए फिर। तो आपको बस याद रखना है ये चीज़। बाकी इंटरपोल के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपके प्रीलिम्स बेस पे है, लेकिन मेंस के लिए इंटरनल सिक्योरिटी में आपका टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और साइबर क्राइम, इससे रिलेटेड आपका इंटरपोल का क्राइम प्रोग्राम जो है उसको मस्ट है आपको याद रखना। ठीक है। अब काउंटर टेररिज्म में आप होना क्या मैकेनिज्म, वो सब आपको पता है क्या चीज़ है, कि इसमें जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको असिस्ट करना होगा ताकि प्रिवेंट और डिसरप्ट कर सके टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को थ्रू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, नेटवर्क एंड एफिलिएट्स जो होते हैं उनके, जो संगठन होते हैं उनको आइडेंटिफाई करके। तो ये बेसिक चीज़ है, आपको बस मेंशन करना था। इंटरपोल का क्राइम प्रोग्राम जो है काउंटर टेररिज्म के फील्ड में भी काम कर रहा है। ऑर्गेनाइज क्राइम की फील्ड में क्या है आपका, इंटरनेशनल जो आपका नेटवर्क है क्रिमिनल्स का, उसको डिसरप्ट और टारगेट करना, आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करना और रेस्पॉन्ड करना क्रिमिनल थ्रेट्स के लिए, वो चीज़ है। साइबर क्राइम में क्या है, साइबर क्राइम में क्या करना है कि साइबर स्पेस जो है उसको, आप इस लाइन को सीधा सीधा याद रख सकते हैं मेंस में, एक लाइन आपका जो है 10 वर्ड्स तो यहाँ से आप बना सकते हैं, मेकिंग साइबर स्पेस सेफ फॉर ऑल बाय सपोर्टिंग मेंबर्स। ठीक है। तो बाई सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, बाई सपोर्टिंग आप कोई दूसरी संस्थाएं आप ऐड कर सकते हैं, तो ये लाइन आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, बहुत ही शानदार लाइन रह सकती है। और ये आपको ये लाइन तो लिखना ही है, इंटरपोल्स क्राइम प्रोग्राम। ठीक है। तो मेकिंग साइबर स्पेस सेफ फॉर ऑल बाय सपोर्टिंग मेंबर कंट्रीज टू प्रिवेंट एंड इन्वेस्टिगेट
साइबर अटैक्स। ठीक है, तो ये पूरा लाइन आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, बहुत ही खास लाइन यहाँ से बन जाएगी मेंस में आंसर लिखने के लिए। अब देखिए दूसरा देखते हैं इंटरपोल के बारे में, थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा अपन देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। तो ये आपका एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 195 मेंबर कंट्री है। काम इसका जो है वो है आपका पुलिस फोर्सेज जो है इन कंट्रीज़ की, उनको हेल्प करना है ताकि बेटर कोऑर्डिनेट कर सके उनके जो एक्शंस हैं, उनकी जो ड्यूटीज़ हैं उनको फुलफिल करने में। ये मेंबर कंट्रीज़ को क्या करता है, अलाउ करता है, एक तरीके से उनको मजबूती देता है, इनेबल करता है शेयर और एक्सेस करने के लिए डेटा को जो कि क्राइम्स और क्रिमिनल से रिलेटेड होता है, और उनको एक रेंज प्रोवाइड करता है, ऑफर करता है टेक्निकल और ऑपरेशनल सपोर्ट की। ये बहुत ही खास चीज़ है कि भाई कोई एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी स्टेट की पुलिस को, पता स्टेट का मतलब मैं यहाँ पे नेशन से लूँगा, देश से, तो उसकी देश की जो पुलिसिंग सिस्टम है उसको टेक्निकल और ऑपरेशनल सपोर्ट यदि मिल जाए तो काफ़ी हेल्प होती है क्राइम्स को कंट्रोल करने में। ठीक है, दूसरा इसका एक जनरल सेक्रेटरीट है, ये आपको पता होना चाहिए फ्रांस के लियोन में। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है इंटरपोल से यदि क्वेश्चन आता है तो, कि इसका हेडक्वार्टर दूसरी जगह दे देगा, फ्रांस की जगह आपको स्विट्जरलैंड दे देगा, जेनेवा वगैरह कुछ कर देगा, गलत ऑप्शन देके आपसे पूछेगा ओनली वन ठीक है या दो ठीक है, जो भी ऑप्शन देगा वो देख सकते हैं। दूसरी बात, हर जो आप इसका मेंबर कंट्री है वहाँ पे इसका एक सेंटर होता है, बोल सकते हैं, वहाँ पे इसका एक ऑफिस होता है, उसको बोलते हैं नेशनल सेंटर ब्यूरो। ठीक है, एनसीबी। हमारा एनसीबी न्यू दिल्ली में है जो आपका सीबीआई के अंडर काम करता है। इसमें डेप्यूटी डायरेक्टर होता है और 2 असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं जिसके कंट्रोल में होता है एनसीबी, नेशनल सेंट्रल ब्यूरो। एनसीबी इसको याद रखना है, एनसीबी दिल्ली में है अंडर सीबीआई। ठीक है, तो इसको याद रखना है। दूसरी चीज़ है कि ये बेसिक हो गया कि एनसीबी कौन चलाएगा भाई, जब पुलिसिंग के लिए तो पुलिस ऑफिशियल्स इसको कंट्री रन करेंगे, लेकिन किसके अंदर आता है ये सब, आपका जो पुलिसिंग है होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आएगा। टाइप्स ऑफ इंटरपोल नोटिस है, तो इस देखिए इनको देख लेते पहले टाइप्स के इंटरपोल नोटिस के, फिर हमें यहाँ से पता चलेगा कि रेड नोटिस को हटाना है नहीं हटाना, तो वो आपके इश्यूज़ में शामिल हो जाएगा। तो अब देखिए टाइप्स ऑफ इंटरपोल जो नोटिस है इसको थोड़ा सा याद रख लीजिए किस किस चीज़ में है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बनता है वो येलो नोटिस है। येलो नोटिस क्या होता है कि कुछ पर्सन मिसिंग होते हैं या जो माइनर्स होते हैं वो मिसिंग होते हैं, खो जाते हैं, तो उनका पता लगाने के लिए येलो नोटिस होता है। ब्लैक नोटिस आपका है वो है इन्फॉर्मेशन ऑन अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़, जैसे कहीं ओशन में कोई बोट कैप्साइज होगी, वहाँ पे उसमें जो यात्रा कर रहे थे वो लोग यदि डूब जाते हैं और उनकी बॉडी मिल जाती है, तो उनको ऐसी चीज़ों को, लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए ब्लैक नोटिस होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है येलो नोटिस। इसके बाद में दूसरी इंपॉर्टेंस पे है आपका ऑरेंज नोटिस। ये होता है आपका कि कोई इवेंट, पर्सन या ऑब्जेक्ट यदि किसी पब्लिक सेफ्टी के लिए सीरियस या इमिनेंट थ्रेट यदि बना हुआ है तो उसको वार्न करने के लिए ऑरेंज नोटिस लागू किया जाता है। ठीक है, पर्पल है आपका इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, मोडस ऑपरेंडी, ऑब्जेक्ट और डिवाइसेस जो है आपका कंसीलमेंट होता है क्रिमिनल्स के, उसके ऊपर है। तो पर्पल आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑरेंज और आपका येलो इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाइड बॉडी के लिए ब्लैक है, तो आपको पता ही है जिसका कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं वो ब्लैक होता है। रेड नोटिस होता है कि जो पर्सन एक्सट्रेडिशन पे है या कोई और रेफ्यूजी टाइप में है, उनको पकड़ने के, अरेस्ट करने के लिए आपका रेड नोटिस जारी किया जाता है। तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए, किसी कंट्री के लिए खतरा बना हुआ आदमी दूसरे देश में है और उसको पकड़ने के लिए रेड नोटिस लगाया जाता है। इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, उसको हम यहाँ पे इश्यूज़ विद इंटरपोल देखेंगे। ब्लू नोटिस है, कलेक्ट करता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन किसी पर्सन की आइडेंटिटी के बारे में, उसके लोकेशन के बारे में, उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में, किसी क्राइम से रिलेटेड। तो क्रिमिनल की इन्फॉर्मेशन जुटाने के लिए ब्लू नोटिस है। क्रिमिनल यदि किसी पब्लिक सेफ्टी के लिए यदि थ्रेट है तो उसके लिए ऑरेंज नोटिस है। कोई पर्सन मिसिंग है तो उसके लिए येलो है। इन्फॉर्मेशन यदि किसी पर्सन बॉडी के बारे में है ही नहीं तो उसके लिए ब्लैक नोटिस है। और इसके साथ में ग्रीन नोटिस है आपका कि वार्निंग देगा और इंटेलिजेंस देगा किसी पर्सन के बारे में जिसने कोई क्रिमिनल ऑफेंस कमिट किया है और वो उसको रिपीट भी कर सकता है, तो उसके बारे में है ग्रीन नोटिस कि भाई आप थोड़े से सचेत हो जाइए। इसके साथ में आपका है इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस। तो ये एक ऐसा नोटिस है जो यूएनएससी की सैंक्शंस कमेटी है उसको जारी करती है। उसका इसमें क्या बोलते हैं, इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इसको स्पेशल नोटिस को कहा जाता है। इसके बाद में अभी हमने देखा, यहाँ देखेंगे इश्यूज़ क्या है इंटरपोल से रिलेटेड, तो वो है आपका एक्सट्रेडिशन। एक्सट्रेडिशन का मतलब होता है कंट्री से कोई आदमी बाहर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन से रिलेटेड यहाँ पे बात करेगा इंटरपोल। तो इंटरपोल पजेस करेगा नो इन्फ्लुएंस ओवर इट्स मेंबर स्टेट एंड एक्सट्रेडिशन इज पॉसिबली ओनली थ्रू बायलैटरल एग्रीमेंट कंक्लूडेड बिटवीन मेंबर स्टेट। तो मेंबर स्टेट के बारे में यदि बीच में मेंबर स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट है कि हाँ भाई आप लोग इस पर्सन को यहाँ से ले जा सकते हैं, तो वो आपका इसमें तभी इंक्लूड होगा, अदरवाइज इंटरपोल उसमें अपने हाथ नहीं डालेगा। इसके साथ में कुछ आइडियोलॉजिकल इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे पॉलिटिकल असाइलम है,
हॉस्पिटैलिटी फॉर रिफ्यूजीज़ है, और जो आपको रेंडर करती है एक्सट्रेडिशन टास्क, वो इसको और डिफ़िकल्ट बना देती है। तो इस चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे इशू है कि एक्सट्रेडिशन के बारे में क्या डिसीजन लिया जाए, और ये इंडिपेंडेंट नहीं है इस चीज़ में। पॉलिटिकली मोटिवेटेड अरेस्ट भी कुछ होते हैं जो इंटरपोल करती है। यूएनएचआरसी, जिसको यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी बोलते हैं, उसने भी बताया कि 2008 में कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड अरेस्ट भी देखे गए थे, जैसे कि बेलारूशियन पॉलिटिशियंस को अरेस्ट किया गया, यूक्रेनी पॉलिटिशियंस के अरेस्ट के रिलेटेड जो इश्यूज थे 2008 में आए थे, वो आपके ऐसे केसेस में इंक्लूड होते हैं। इसके साथ में देखिए इंटरपोल की कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आर्टिकल 2 है इसका, वो कहता है कि मेंबर स्टेट ऑब्लाइज्ड नहीं है कंप्लाई करने के लिए, उनको मानना जरूरी नहीं है कि जनरल सेक्रेटरीट क्या डिमांड करता है उस कंट्री से कि आपको क्या करना है, उसके लिए आप वो लोग जो कंट्री है मेंबर नेशन है उसके लिए ऑब्लाइज्ड नहीं है, उसके लिए मैंडेटरी नहीं है। इसके साथ में नेशनल सॉवरेनिटी है, तो मेंबर स्टेट कंप्लीटली फ्री तो है परस्यू करने के लिए देयर इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए, लेकिन उनको कुछ कानूनों का पालन करना होगा, मानना पड़ेगा, उन्हें अडेयर करना पड़ेगा, और ये इंटरपोल की वर्किंग को हिंडर करता है। इसके साथ में इंटरपोल पर कुछ चार्जेस भी लगे हुए हैं 2015 में फीफा के से रिलेटेड $multi-million करप्शन डील जो हुई थी, ऐसा कुछ इस पे इंटरपोल को क्रिटिसाइज भी किया था 2015 में, तो ऐसे भी करप्शन की चार्जेस एलिगेशंस भी इसके ऊपर है। तो ये चीज़ है। इंटरपोल के प्रिंसिपल जो है आपका कि नेशनल की सॉवरिटी के रेस्पेक्ट करना है, न्यूट्रलिटी मेंटेन रखना है, कॉन्स्टेंट और एक्टिव कोऑपरेशन इसमें कंट्रीज़ के पुलिसिंग सिस्टम के बीच में बनाए रखना है, इसके साथ में ह्यूमन राइट्स को रेस्पेक्ट भी करना है, ये चीज़ है। इंटरपोल अब देखिए इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ ना कुछ तो इसकी अचीवमेंट रही होंगी, कुछ ना कुछ तो इसने हेल्प किया होगा, तो इसने आईडी आर्ट किया है, मतलब कोई आर्ट थिंग्स है, कोई चीज़ है, कलाकृतियाँ हैं, तो उनको पहचानने के लिए, उनकी स्मगलिंग नहीं हो उसके लिए एक मोबाइल ऐप बनाया, और इसने काफ़ी हेल्प भी किया, बॉर्डर्स को सिक्योर करने की फील्ड में इसने काम किया है, ट्रेन भी किया है पुलिसिंग सिस्टम को, उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग को भी कम किया है, माइग्रेंट स्मगलिंग है उसको भी रोका है। इसके साथ में जो साइबर स्पेस को सिक्योर करने में भी काफ़ी सारी हेल्प की है इसने, कंट्रीज़ की पब्लिक अवेयरनेस को रेज किया है ऑनलाइन रिस्क से रिलेटेड, और एक सिक्योर साइबर स्पेस बनाने में मदद की है। इसके साथ भी हम इसमें देखेंगे कि वे फॉरवर्ड में बात करें तो पजेस पावर, मतलब का मतलब ये है कि ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको कुछ पावर देनी चाहिए, ताकि मेंबर्स उसके डिसीजन को, जो इंटरपोल है उसके डिसीजंस को माने, और जो इसके डिसीजंस हैं उनको उनका स्मूथ एग्जीक्यूशन, मतलब उनको ढंग से काम में उसका काम पूरा किया जाए, तो इसके बारे में कुछ पावर्स दी जानी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट होना चाहिए। अमेंडमेंट किस चीज़ से रिलेटेड, ताकि यहाँ पे इनेबल हो जाए अडॉप्ट एन असर्टिव पोजीशन एज ए सुपर नेशनल पुलिस फोर्सेस। ठीक है, तो सुपर नेशनल मतलब नेशंस के अबव उठ के एक पुलिस फोर्स बन सके, इसके लिए यहाँ पे अमेंडमेंट मतलब संशोधन होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। तीसरा है आपका पुलिस रिफॉर्म्स। तो पुलिस रिफॉर्म्स का मतलब है कि जो मेंबर स्टेट की जो पुलिस है उनको वाइट कॉलर क्राइम्स के लिए के प्रति सेंसिटाइज होना चाहिए, उनको थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए उनके बारे में। इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर उसको स्टैंडर्डाइज करना चाहिए, कुछ उनके स्टैंडर्ड्स सेट करने चाहिए। मॉडल लेजिस्लेशंस हैं वो भी प्रोवाइड करनी चाहिए, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे इंसिडेंट है और काफ़ी सारे इंसिडेंट हैं उनके ऊपर। इसके साथ में रेड नोटिस से रिलेटेड जो इशू है उसके लिए इंटरपोल को डिलीट कर देना चाहिए रेड नोटिस को। उनके लिए जो रेफ्यूजी बने हुए हैं किसी दूसरी कंट्री में, उनको रेफ्यूजी स्टेटस मिला हुआ है एज पर 1951 का जो रेफ्यूजी कन्वेंशन है उसके हिसाब से। दूसरा है आपका रिफ्यूजी राइट्स के बारे में। तो रिफ्यूजी राइट्स का है कि इंटरपोल को एस्टेब्लिश करना चाहिए कोई ऐसा मैकेनिज्म जो प्रोटेक्ट कर सके पीपल्स जो है इंटरनेशनल रेफ्यूजी स्टेटस वाले, उनके राइट्स को। और कुछ असाइलम और एक्सट्रेडिशन एक्सपर्ट को भी इसमें इनलिस्ट किया जाना चाहिए, ताकि उनको वो ऐसे जो मुद्दे हैं, ऐसे जो इश्यूज़ हैं उनको देख सकें। इसके साथ में एनजीओज और यूएन है, उनके साथ में यूएन की और बॉडीज जो है उनके साथ में कोऑपरेशन को भी स्ट्रेंथन करने की बहुत ज़रूरत है इसमें। तो ये हमने इंटरपोल को देखा, इंटरपोल का अपनी स्थापना देखी, और इंटरपोल का हेडक्वार्टर हमने देखा, उसके मैंडेट क्या है, चैलेंजेस क्या है, अचीवमेंट्स क्या क्या है, और आगे वे फॉरवर्ड में हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की ज़रूरत है, पुलिस रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है, कुछ पावर एक्स्ट्रा देने की भी ज़रूरत है, रेड नोटिस को हटाने की बात है, रिफ्यूजी राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सके उसके लिए भी यहाँ पे सजेस्ट किया गया है। अब इसका जो न्यूज इन शॉर्ट है, इसमें एक ही न्यूज है तो हम इसको यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं। नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो आपकी गैस पाइपलाइन उसके बारे में है, ये काफ़ी बार पहले भी न्यूज़ में रह चुका है, तो इसलिए अलग से इसका वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहीं पर आप देख लें, नॉर्ड स्ट्रीम एक तो 1 थी, एक है 2, दोनों की लेंथ जो है आपकी लगभग 1200 किलोमीटर है, जाती है आपकी ये रशिया से जर्मनी के बीच में, रशिया से जर्मनी के बीच में जाती है। दूसरा है आपका बाल्टिक सी से जाती है,
जगह भी याद रखना आपका, बाल्टिक सी में ये अंडर वाटर पाइपलाइन है आपकी। दूसरा आपको जगह जो है आपकी व्याबोर्ग और लुम्बिन आपकी जर्मनी में है। ये उस्तलुगा, यदि प्रोनाउंसिएशन ठीक है तो आप इसको देखिएगा, उस्तलुगा रशिया में, और आपका ग्रेफ्सवाल्ड जो है आपका जर्मनी में है। इन पॉइंट्स को जोड़ती है और यहाँ पे सर्विस जो गैस की डिलीवरी है इसको प्रोवाइड करती है वहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा कॉस्टिंग इसमें लगी है, $11 बिलियन इसमें लगा है। एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है यूरोप के लिए। रीजन में स्टेबिलिटी है, कुछ डिपेंडेंस यूरोप की एनर्जी के लिए रशिया पे है, और रशिया की कुछ न कुछ चीज़ों के लिए डिपेंडेंस यूरोप जो यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं उस पे है। तो ये एक स्टेबिलिटी बनाए रखती है, और स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट एनर्जी ट्रेड है, उसमें भी बैलेंस बनाए रखती है। लेकिन परेशानी ये है कि जो मैथेन जो है आपका, वो एक ग्रीन हाउस गैस है जो 80 टाइम्स मोर हार्मफुल है कार्बन डाइऑक्साइड के। जब ये यहाँ से निकलती है, रिलीज होती है, तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंज बना हुआ है ग्लोबल वार्मिंग का। लेकिन अभी तक के लिए इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट फ्रेंडली आपका पाइपलाइन बना है यूरोप, और आप यूरोप में कह सकते हैं कि जर्मनी और रशिया के बीच में। तो उनके लिए तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, क्योंकि कोल बर्न करेंगे, कुछ और चीज़ें बर्न करेंगे, उससे बेहतर है कि कम से कम गैस का यूज वो करें। लेकिन जो मैथेन है अभी यहाँ पे निकला है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो इस ये काफ़ी हार्मफुल है इन्वायरमेंट के लिए। इसीलिए न्यूज़ में, क्योंकि यहाँ पे लीकेज हो गया, तो ये तो कुछ खास चीज़ नहीं है। खास चीज़ ये है कि आपको नॉर्थ स्ट्रीम 2 की लोकेशंस पता होना चाहिए, कहाँ से कहाँ किस कंट्री से किस कंट्री के बीच में है। तो आई होप आपने सेशन एंजॉय किया। ये इंटरपोल और नॉर्थ स्ट्रीम के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिली, आपने अपने पॉइंट्स को यहाँ से नोट किया होगा। तो ये अपना इंटरनेशनल रिलेशन अक्टूबर मंथ की मैगजीन का फिनिश होता है। आगे हम देखते हैं इन्वायरमेंट या इकोनॉमिक्स की जो क्लासेस हैं, करंट अफेयर्स की, वो डिस्कस करेंगे। सेशन देखने के लिए धन्यवाद।